आज हम लोग जो है सी लैंग्वेज में फंक्शन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो जो फंक्शन चैप्टर, इसका मतलब क्या हुआ, पहले थोड़ा सा हमको ये समझना है। फंक्शन चैप्टर का मतलब दो तीन टॉपिक को, अगर दो तीन चीजों को लेके चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जब एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, तो वो पार्ट हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन में अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो दो फायदे होते हैं। एक तो ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सके। ठीक, तो ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो कि अगर हमको फैक्टोरियल नंबर की जरूरत कई जगह पे पड़ रही है, तो बजाय इसके कि हम बार बार फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम लिखें, उसकी जगह पे फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम हम एक बार लिखेंगे फंक्शन में, और जितनी बार चाहेंगे उतनी बार कॉल कर लेंगे। ठीक। दूसरा, जब कोड छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसमें डिबगिंग इजी हो जाती है। तो किसी भी प्रोग्राम में डिबग करना बहुत आसान हो जाता है। तो फंक्शन का ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। फंक्शन हमारा बेसिकली सी में दो टाइप का होता है। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब जो सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड फंक्शन है, वो इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे हम लोग प्रिंटफ फंक्शन जानते हैं, स्कैनफ फंक्शन जानते हैं, पाव जानते हैं, सी एल आर एस सी आर जानते हैं, और गेट सी एच जानते हैं। सब कॉमन फंक्शन है जो हम लोग इन जनरल यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप अभी तक यूज करते हैं तो आपको मालूम है कि एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करते हैं। मतलब स्कैनफ अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम इनपुट कर रहे हैं। प्रिंटफ यूज कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक। तो जिसके आगे भी आपको ये ब्रैकेट मिल जाए लगा हुआ, वो आपका फंक्शन होता है, जिससे मेन भी हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक। और ये पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। दूसरा पार्ट हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब इन फंक्शंस के अलावा अगर यूजर को अपने अपने लिए कोई फंक्शन बनाने की जरूरत है तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाता है। ये चार टाइप का होता है। पहला होता है नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा होता है, अगर इसी टर्म पे देखेंगे तो नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। तीसरा पार्ट हमारा होता है विद आर्गुमेंट, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। और लास्ट हमारा होता है विद आर्गुमेंट नो रिटर्न, नो रिटर्न वैल्यू। तो ये हमारा चार टाइप का यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। और जितने भी फंक्शन आप इनबिल्ट भी देखेंगे, आप देखेंगे कि वो सारे फंक्शन कहीं ना कहीं इन चारों में से किसी एक टाइप से मैच जरूर खा रहे हैं। ठीक। तो हमको बेसिकली फंक्शन ही इस पार्ट पे बनाना होता है, राइट। अब जैसे बात आई नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, तो देखो, जब भी नो रिटर्न वैल्यू होगा तो आपको हमेशा वॉइड यूज करना है। तो आप वॉइड कीवर्ड यूज करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट ओपन क्लोज करने का मतलब इसके अंदर चूंकि कोई वैल्यू नहीं लिखी गई है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास हो रहा है, तो ये आपका नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू कहलाएगा। ठीक। इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना दे। दूसरा हमारा है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। तो अगर मान लो हम सम ऑफ टू नंबर्स बना रहे हैं, तो दो नंबर का सम अगर हमारा इंटीजर है तो जो रिटर्न होगा वो भी इंटीजर होगा। तो हम लोग क्या करें, इंट सम लिखें। अब आप यहाँ पे देखिए, देन अगेन नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। वैल्यू रिटर्न हो रही है, और वैल्यू किस टाइप की रिटर्न हो रही है, इंट टाइप की हो रही है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। तो विद रिटर्न वैल्यू का मतलब इंट हम फिर से लिख रहे हैं। आप यहाँ पे इंट फ्लोट डबल जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा प्रोग्राम के ऊपर कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाहता है। तो हम अभी यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि दो इंटीजर वैल्यू हमारी इनपुट हो रही है या आर्गुमेंट में पास हो रही है, तो जो रिटर्न होगा वो भी इंट होगा। तो हमने यहाँ लिखा इंट सम
इंट a कॉमा इंट b, या हम डायरेक्टली इंट कॉमा इंट लिख सकते, दोनों पार्ट हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं और दोनों आर्गुमेंट किस टाइप के हैं, इंट टाइप। ठीक, लास्ट पार्ट हमारा है विद आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। तो नो रिटर्न वैल्यू का मतलब फिर से वॉइड सम, विद आर्गुमेंट है तो इंट कॉमा इंट लिखा, मतलब हम दो नंबर का, दो इंटीजर का हम सम करना चाहते हैं। तो ये जो पार्ट हमारा कहला रहा है, ये हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को, हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि हम किस टाइप का फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन प्रोग्राम को देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। तो पहला पार्ट हमारा आएगा नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर नो आर्गुमेंट होगा तो वैल्यू आपको फंक्शन की बॉडी में ही इनपुट कराना होगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रख के चलेंगे। ठीक, तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h और दूसरा हैश इंक्लूड conio.h, दो हेडर फाइल हमने यूज कर ली। इसके जस्ट बाद हम फंक्शन को डिक्लेयर करें, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, void sum। ये फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हेडर फाइल के जस्ट नीचे हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाएगा कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इस नाम का फंक्शन बनाने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा पार्ट आया void में। मेन एक्चुअली हम यूज करेंगे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो वो हम बाद में लिखेंगे, पहले उसको हम रीडिक्लेयर करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो मेन के बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारा मेन ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद हम void sum नाम का फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया था वो हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रीडिक्लेरेशन। अच्छा, रीडिक्लेरेशन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं। रीडिक्लेरेशन में हम फंक्शन को डिक्लेयर भी कर रहे होते हैं और डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक, अब चूंकि नो आर्गुमेंट है तो हमको वैल्यू को इनपुट कराना है, तो हमने तीन वेरिएबल ले लिए, printf एंटर नंबर्स ये लिखा, scanf, और scanf में हमने क्या किया, %d %d %a, %b ले लिया, c इक्वल्स टू a प्लस b कर लिया, और printf c, सॉरी printf %d, c कर दिया। तो ये सम का प्रोग्राम हमारा हो गया। अब आप देखेंगे अगर तो ये रीडिक्लेरेशन है फंक्शन का और ये पूरी डेफिनेशन है प्रोग्राम की। अब हम इसको मेन में क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो ये पार्ट हमारा कहलाता है कॉलिंग फंक्शन। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ, बच्चे ने हमसे कहा कि सर ये काम तो हम लोग मेन में भी कर रहे थे, हमको फिर इसकी क्या जरूरत है कि हम इस तरह से स्टेटमेंट्स को लिखें। तो बेटा जरूरत ये पड़ती है कि फंक्शन में हमने अभी आपको बताया कि फंक्शन हमको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। तो अगर हम चाहें तो इस फंक्शन को जितनी बार चाहेंगे उतनी बार कॉल कर लेंगे, तो जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ये जो स्टेटमेंट हमारे हैं ये रन होंगे। अब हम तीन बार अगर मान लो दो नंबर का सम करना चाहते थे तो मेन में हमको तीन बार उस प्रोग्राम को लिखना पड़ता। अब हमने क्या किया, मेन में हमने तीन बार उसको कॉल किया, डेफिनेशन यही चल रही है, हर बार कोड यही कॉल होगा। तो ये एडवांटेज है कि आपने कोड को एक बार लिखा और जितनी बार आप चाहते हैं उतनी बार उसका यूज कर लीजिए। ठीक, तो ये फंक्शन किस टाइप का कहलाएगा, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। ठीक, अब सेकेंड पार्ट हमारा है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब विद रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। चूंकि फंक्शन हमारा जो है वो
नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, तो वॉइड की जगह पे हमने यहाँ पे इंट लिख लिया, इंट सम। यहाँ पे भी हम लोगों ने जहाँ रीडिक्लेयर किया वहां भी हम क्या लिखेंगे, इंट सम लिखेंगे। लेकिन कोड में क्या चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आर्गुमेंट नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि हमको वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दें। रिजल्ट हमारा सी में आ रहा है, तो सी को हम लोग रिटर्न करें। ये ख्याल रखिएगा कि जो वैल्यू जिसमें आउटपुट आ रहा होता है उसी को रिटर्न कराते हैं। ठीक, ये रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जा रहा होगा। चूंकि सी हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हमको लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। अब सम की वैल्यू जो रिटर्न हुई वो डी में स्टोर हो गई, और यहाँ पे हमने क्या किया, डी को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ से जो दो वैल्यूज का सम निकला वो यहाँ पे आया, यहाँ से वैल्यू स्टोर हुई डी में, डी प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये हमारा किस टाइप का फंक्शन हुआ, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। रिटर्न में एक चीज का ख्याल रखना है कि रिटर्न में अगर आपको कभी सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन अगर रिटर्न में आपको यहाँ पे 10 + 20 मिल जा रहा है तो 30 रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न हम 20 डिवाइडेड बाई 10 कर दें 10 रिटर्न करेगा। रिटर्न हम 1 कर दें तो 1 रिटर्न करेगा। रिटर्न अगर हम 0 कर दें तो 0 रिटर्न करेगा। तो मतलब अगर रिटर्न के बाद कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर रिटर्न के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको ये समझ लेना है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। राइट, चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा है विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, विद रिटर्न वैल्यू। अब क्या होगा, अब इस कोड को हम कॉपी पेस्ट करते हैं हमारा, हाँ ठीक है, ये पार्ट हटा दें। राइट, अब इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पे लाते हैं। विद आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ कि अब फंक्शन की डेफिनेशन में वैल्यू इनपुट नहीं होगी। इनपुट कहाँ पे होगी, जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट ए कॉमा इंट बी। अब आप एज पर डेफिनेशन देखिए, एक सम नाम का फंक्शन है जिसमें दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं और दोनों इंट टाइप के हैं, और रिटर्न क्या हो रहा है, इंट हो रहा है। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले रीडिक्लेरेशन को थोड़ा चेंज करें। ये भी हमारा हो गया इंट ए कॉमा इंट बी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई वैल्यू ए और बी कहीं से आ रही, तो मतलब यहां से ए और बी अब हट जाएगा। ये जो इनपुट स्टेटमेंट है ये भी हम हटा देंगे। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे c इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब जो a और b की वैल्यू यहाँ पे आई उसका सम करो और उसको रिटर्न करो। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहाँ कॉल किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम स्टेट चेंज करें। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे इंट a कॉमा बी। यहाँ पे हम दो नंबर एंटर कराएंगे मेन में। जब मेन में दो नंबर एंटर हो जाएगा तो सम नाम के फंक्शन में a कॉमा बी लिखेंगे। तो जो यूजर ए और बी की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा रहा है वो इस फंक्शन में पास कर दे रहा है। जब इस फंक्शन में पास कर रहा है तो जो ये ए की वैल्यू है, ये वाली ए की वैल्यू, ये इस ए में कॉपी हो जाएगी। जो ये बी की वैल्यू है वो इस बी में कॉपी हो जाएगी। इसको इन जनरल हम लोग कॉल बाई रेफरेंस कॉल बाई वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू इसमें आ जाएगी। फिर जब इसका हम सम करेंगे तो रिजल्ट हमारा रिटर्न हो जाएगा। अब सी की वैल्यू रिटर्न होके फिर यहाँ पहुंचेगी। जब यहाँ पहुंचेगी तो सी की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, डी में, डी प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो जब विद आर्गुमेंट होगा तो जहां फंक्शन कॉल हो रहा होगा वहां से वैल्यू पास होके जाएगी। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा। ठीक, ये हमारा हो गया थर्ड मेथड। चौथा पार्ट हमारा क्या था, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू। तो अब इसी पार्ट को पूरा पार्ट कोड कॉपी कर लो। थोड़ा सा चेंज इसमें करना होगा वो हम लोग फटाफट अभी कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा
अब देखो, चूंकि नो रिटर्न वैल्यू है तो एंड की जगह पे यहाँ पे हमने तुरंत क्या किया, वॉइड किया, और रीडिक्लेरेशन में भी आएंगे और यहाँ पे भी एंड की जगह क्या कर लेंगे, वॉइड कर लेंगे। पहला पार्ट तो ये हमने कर लिया, क्योंकि विद आर्गुमेंट है कोई इशू नहीं है। बस फर्क क्या होगा, अब ये लाइन स्टेटमेंट हट जाएगा, अब सम ए कॉमा बी लिखेंगे, ये लाइन भी हट जाएगी यहाँ से, ठीक। यहाँ पे जहाँ रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे थे वहां पे हम अब सी को प्रिंट करा दें। अब फिर से क्या हुआ कि मेन हमारा रन हुआ, दो वेरिएबल इनपुट हुए, ये दो वेरिएबल यहाँ से पास हुए, ए की वैल्यू कॉपी होके ए में गई, बी की वैल्यू कॉपी होके बी में गई, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया, उसका सम या वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, क्योंकि हम फंक्शन किस टाइप का बना रहे हैं, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न, ठीक। तो ये चार टाइप के हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गए। अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फंक्शन पे आप अच्छी कमांड कर सकते हैं, ठीक है।